नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ 3 अक्टूबर को भारत बंद किया गया मुलतवी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा आइंदा तारीख का होगा जल्द ऐलान। पीएम मोदी ने मुल्क में घरेलू मसनूआत को फरोग देने पर दिया जोर। दिल्ली में आरएसएस की 7 साला तकरीब से किया खिताब। संजय राउत ने कहा महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में हुआ है इजाफा। हुकूमत पर किसानों की मदद न करने का लगाया इल्जाम। असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम तनाजात को दिया जा रहा है बढ़ावा। एनसीपी एसपी लीडर रोहित पवार का बयान। अब खबरें तफसील से। वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 3 अक्टूबर को भारत बंद मुलतवी कर दिया गया है। बोर्ड की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक मजहबी त्यौहार के तनाजिर में बोर्ड ने भारत बंद का फैसला फिलहाल के लिए मौखर कर दिया है। बोर्ड के मुताबिक भारत बंद की आइंदा तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की तामीर के लिए दरीना वापसी के लिए आरएसएस की तारीफ की। नई दिल्ली में आरएसएस की 7 साला तकरीबात के दौरान खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा आरएसएस का एक अजीम मकसद रहा है। उन्होंने आरएसएस के बानी के बी हेड गहवार को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर पीएम ने मुल्क में घरेलू मसनूआत को फरोग देने पर जोर दिया। स्वयं का बोध, स्वबोध यानी गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करना, स्वभाषा पर गर्व करना। स्वबोध यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर होना। और मेरे देशवासियों ये बात समझ के चलिए, आत्मनिर्भर ये विकल्प के तौर पर नहीं है, ये अनिवार्यता के रूप में है। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। हमें वोकल फॉर लोकल के अभियान को उसकी सफलता के लिए वोकल फॉर लोकल ये हमारा निरंतर एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाला। आरएसएस की 7 साला तकरीबात में पीएम मोदी की तकरीर पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथ का कहना है कि वजीर आजम आरएसएस की तारीफ किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक ऐसी तंजीम है जिसके हाथ महात्मा गांधी के खून से रंगे हैं और सरदार पटेल ने इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी थी। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे? क्या इसलिए आरएसएस की सराहना की जाए कि उन्होंने 53 साल तक तिरंगे का बहिष्कार किया? क्या इसलिए सराहना की जाए कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था नफरत और हिंसा फैलाने के लिए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि हमारे संविधान की प्रतियां जलाई थी, बाबा साहब की फोटो की तस्वीरें फूकी थी? क्या इसलिए सराहना की जाए कि इन्हीं से प्रेरित और पोषित होकर इस देश के प्रथम आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि यह हमारे क्रांतिकारियों को भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद को अराजक तत्व बताते थे? क्या इसलिए सराहना की जाए कि उन्होंने 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक में कोई हिस्सेदारी नहीं की थी, बहिष्कार किया था, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर कैसे मूवमेंट का दमन किया जाए ये बताते थे? किस लिए सराहना की जाए? क्या आरएसएस की सराहना इसलिए की जाए कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में जिन्ना के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे? किस लिए आरएसएस की सराहना की जाए? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि अंग्रेजों से पेंशन लेते थे? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि ये भाई को भाई से हमेशा लड़ाते थे? आरएसएस की सराहना क्या इसलिए की जाए कि इनके 100 साल के इतिहास में एक दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी प्रमुख नहीं हुआ? ये घोर जातिवादी हैं, ये घोर सांप्रदायिक हैं, क्या इसलिए सराहना
सराहना की जाए? क्या इसलिए सराहना की जाए कि ये महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, अपनी संस्था तक में इन्होंने उनको हिस्सेदारी नहीं दी है? क्या इसलिए सराहना की जाए कि ये मनुस्मृति की बात करते हैं जो महिलाओं को सीपीआईएम लीडर बृंदा कारट ने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी ने आरएसएस के स्टेज से बहुत सी बातें की। एक सिक्का और डाक टिकट जारी करके उन्होंने हिंदुस्तान के वजीर-ए-आजम का नहीं बल्कि आरएसएस के प्रचारक का काम किया है। प्रधानमंत्री जी जो आज आरएसएस के मंच पर बहुत कुछ बोले, बहुत कुछ आपत्तिजनक भी बातें उन्होंने कही जो सच्चाई के साथ दूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये स्पष्ट कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री भारत देश के हैं जिनका एक संविधान है। आज जो उनका भाषण था और आज जो उन्होंने एक स्टैम्प इश्यू किया और एक कॉइन इश्यू किया, ये प्रचारक का काम किया उन्होंने, हमारे देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं। वो आरएसएस प्रचारक के रूप में, सब जानते हैं वो आरएसएस प्रचारक रहे हैं। आज उन्होंने आरएसएस की मंच से ये बिल्कुल साबित कर लिया है कि वो पहले प्रचारक हैं और उसके बाद हमारे देश के संविधान के तहत प्रधानमंत्री। ये बहुत शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे का कहना है कि बिहार में इंतखाबात हैं और वजीर-ए-आजम ने वहां की हर खातून को 10,000 रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बहरान का शिकार है और बिहार में इंतखाबात हो रहे हैं, इसी वजह से हुकूमत ने बिहार को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफी है। इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री कि आपकी ओर से प्रस्ताव कुछ आना चाहिए। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था, बिहार में चुनाव है और वहां तो प्रधानमंत्री तो अपने दयावान प्रधानमंत्री है, उन्होंने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए। क्या बिहार से प्रस्ताव गया था उनके पास? हमें कोई जलन नहीं हो रही है बिहार को मदद की, इसलिए जलन नहीं है, लेकिन चुनाव है इसलिए आप चुनाव लगा रहे हो और यहाँ संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? अमित शाह तो उनके कुछ कारोबार के लिए आएंगे, कुछ क्रिकेट का मामला होगा या कुछ व्यवहार का मामला होगा। जब पिछली बार जब वो आए थे हमारे यहाँ लालबाग का राजा गणपति का दर्शन करने वो आते हैं और उसी वक्त हमारे मराठी सब भाई लोग बहनें मराठा समाज यहाँ बैठे थे, वो वहां उनको मिलने के लिए नहीं गए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब मुंबई का मेयर तो बीजेपी का होना चाहिए, क्या दूसरे कोई आपके पास? शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों की कोई मदद नहीं की जा रही है। इस मौके पर राउत ने एशिया कप तनाज़े पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आंकड़े जो आते हैं आज के नहीं हैं। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए या देवेंद्र जी जब जब मुख्यमंत्री बने तब तक महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता है। उस बारे में कभी ये लोग बात नहीं करेंगे, ये आंकड़े छुपाने की कोशिश करेंगे। अभी जो बाढ़ आया है, ये बाढ़ के दिनों में अब तक 15 किसानों ने आत्महत्या की है, 4 या 5, समझा। और आप क्या मदद कर रहे हो किसानों को? कुछ नहीं कर रहे। किसान अपने हाल पर पानी में कीचड़ में बैठा है बेचारा, प्रतीक्षा में है मदद। तो हमारे जो खिलाड़ी है या हमारे बीसीसीआई ने क्या किया, वो कप के लिए झगड़ा कर रहे हैं। वो कोई नकली कप भगा कर लेके गया, कोई नकली है उनका। बात ऐसी है, अगर ये लोगों ने अजद मजदूर को अपना पैसा दिया है तो मेरी ये मांग, पाकिस्तान के साथ हम 3 मैच खेले, जो भी पैसा मिला है 3 मैच से बीसीसीआई को, वो पूरा पैसा भारतीय सेना को देना है। 1000-1200 करोड़ कुछ मिला है, दीजिए ना। पाकिस्तान का पैसा आपको क्यों चाहिए? और भारतीय जो हमारी टीम है उनको जो फीस मिली है 3 मैच की, वो पूरा पैसा भारतीय क्रिकेट टीम ने, जो 26 हमारे लोग पहलगांव में मारे गए, सिंदूर उजाड़ा गया। एनसीपी-एसपी के लीडर अनिल देशमुख ने उन पर फतरौह के वाक़े की तहक़ीक़ात बंद करने और इसे झूठा होने का दावा करने पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हुई है कि 2 अफराद ने उन पर पत्थर फेंके हैं। अनिल देशमुख ने इस केस में सियासी मुदाखलत की बात कही है।
एक दिन पहले मेरे गाड़ी के ऊपर जोरदार पथराव हुआ। जो फॉरेंसिक का रिपोर्ट आया है, फॉरेंसिक का रिपोर्ट मैंने पढ़ा है एक जगह, वो कहता है कि अनिल देशमुख के गाड़ी के ऊपर 2 आदमी ने पथराव किया। एक ने बड़ा पत्थर सामने मारा, सामने के कांच को, और दूसरा पत्थर उसने बाजू के कांच को मारा, और उसके वजह से कांच फूट गए। और कांच फूटने के बाद में अनिल देशमुख के ऊपर सर को कांच की चोट लगी, और इसमें 2 आदमी ने ये पत्थरबाजी की। ऐसा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहां पे भी ये जो घटना घटी है ये झूठ है, इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। उन्होंने ऑन दी कॉन्ट्री बोला कि 2 आदमी ने पथराव किया। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हालिया एक बयान पर अपना तबसरा किया है। अबू आजमी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और फिरका वारियत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने कहा, जवाब दिया ना मैंने आपको कि कैदा कानून कौन सा लिया उन्होंने कुछ आई लव मोहम्मद के लिए कुछ वो जुलूस निकाला, उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला, उन्होंने परमिशन नहीं लिया था, तो उसको रोक के परमिशन नहीं लिया, उसके कानून के मुताबिक उन पे केस फाइल कीजिए, यही तो होता है हमेशा। लेकिन उसके ऊपर जितना एक्शन जहन्नम में भेज देंगे, मतलब दुनिया देख रही है ना कि आप सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं और रोजाना सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जालना में कांग्रेस लीडरों ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने वाले बीजेपी लीडर के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस मुतालबे को लेकर कांग्रेस लीडरान ने जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर फौरी कार्रवाई ना की गई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि केरला बीजेपी के तर्जुमान पिंटो महादेवन ने एक निजी चैनल पर बात करते हुए राहुल गांधी के ताल्लुक से इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। ने जो है हमारे राहुल गांधी जी को जो गोली मारो बोल के जो है बोला है, इसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और इसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं का और हमारे नेताओं को हमारे खिलाफ ऐसा गोली मारने का बोलने का, इसलिए उसे अरेस्ट अर्जेंट किया जाए। तो क्या निवेदन दिया इसके माध्यमातून? भाजपच्या कार्यकर्ता पिंटू महादेवन यांनी राहुल गांधी यांना छातीत गोळ्या घालण्याची भाषा या ठिकाणी केलेली आहे। ही भाषा देशाच्या संविधानाच्या विरोधामध्ये भाषा आहे। या पिंटू महादेवन यांना त्वरित अटक करावी और त्याच्यावर गुन्हे दाखल करावे, या संदर्भामध्ये आम्ही या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। आम्हाला या बाबतीमध्ये असं म्हणायचं आहे की या देशावरती मुघलांची सत्ता झालेली आहे। या अखंड देशामध्ये हिटलर सारख्या माणसाची या ठिकाणी सत्ता राहिली आहे, पण एनसीपी-एसपी के लीडर रोहित पवार ने आई लव मोहम्मद पोस्टर मामले पर कहा कि बीजेपी असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम तनाज़ात को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में सैलाब में मुतासरीन की फौरी मदद की जानी चाहिए। देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी समाज का एक आध व्यक्ति अगर दूसरे समाज के बारे में गलत बोलता है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति अगर गलत बोलता है उसका कारण पूरा समाज गलत बोलता है, वैसे नहीं होता है। अगर अहिल्यानगर शहर के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसा नेता है कि जो आज अलग पक्ष में है, सत्ता में है, लेकिन आगे जाके वो भाजपा जाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने वहाँ का जो वातावरण है थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम जितना करे उतना एफर्ट वो खुद वहाँ पे डाल रहे हैं। इसलिए वहाँ पे जो लोग गरीब हैं, वो हिंदू समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, कोई भी समाज के हो, वहाँ पे अपना घर चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाने के लिए वहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेता है जो आज सत्ता में, उनका एक ही काम है, वहाँ पे द्वेष निर्माण किया जाए, दो समाज में वाद निर्माण किया जाए और उसकी राजनीति में फ़ायदा हो। जालना में साबिक एमएलए कैलाश गोरंतियाल और बीजेपी लीडर भास्कर दानवे की क़यादत में बीजेपी के एक वफ़द ने ज़िला मजिस्ट्रेट से मुलाकात की और अपनी दरख्वास्त पेश की। वफ़द ने हालिया सैलाब से हुए नुकसानात पर मुतासरीन को मुआवजे की रकम में इजाफे का मुतालबा किया। उनका कहना है कि बारिश ने शहरी और देही इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई है।
मला सांगताना आनंद होतो की सन्मान्य कलेक्टरने सांगितलं की नागपूरला आम्ही जे नागपूरमध्ये झोपडपट्टीला PR कार्डसाठी जे काम त्याने केले त्याचा फॉर्मॅट लवकरच येणार आहे आणि या पत्रानुसार त्याचा सर्वे लवकर करा. आमची एकच विनंती होती की दिवाळीच्या अगोदर आमचा जालन्याच्या लोकांना ओढ झाला पाहिजे असं आम्ही निवेदन दिलं आणि हे काम लवकरच सुरू होईल. आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर माननीय माजी आमदार कैलासजी गोरंट्याल यांच्या नेतृत्वामध्ये राजेजी राऊत, सिद्धिविनायकजी मुळे आणि आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी एक निवेदन देण्यासाठी आलो होतो. ते निवेदन जिल्हाधिकारी साहेबांना दिलं आणि तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून काय मदत केली आपदग्रस्तांना असा प्रश्न विचारला. तर निश्चितच ज्या दिवशी अतिवृष्टी झाली तर रात्री आम्ही सर्वसामान्य जनतेच्या त्या नागरिकांच्या घराजवळ गेलो आणि बरेचसा नाला ओसांडून वाहू लागला आणि घरामध्ये पाणी गेलं, कमरा इतकं पाणी झालं होतं. मरकजी हुकूमत ने त्योहारों के इस मौसम में सरकारी मुलाजमीन के DA में इजाफे का फैसला किया है. मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने महंगाई अलाउंस में 3% इजाफे को मंजूरी दी है. इस फैसले का निफाज 1 जुलाई 2025 से होगा. हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई. आज से 1/7/2025 से DA और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा. बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये. और करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा. देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा. साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा की सदारत में मुनक़िदा 6 रोज़ा माइनॉरिटी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद ऐलान किया गया है. रिपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी. RBI ने मुल्क की GDP की शरह 9.8% रहने का तखमीना लगाया है. रिपो रेट में अदम तब्दीली का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में GST असलाहत के बाद रोज़मर्रा इस्तेमाल के अशिया की कीमतें कम हो गई हैं. इसके अलावा अमरीकी हुकूमत की जानिब से H1B वीज़ा फ़ीस में इजाफा और आलमी इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल ने भी इस फैसले पर असर डाला है. I think that you should see these measures as any kind of a relaxation or kind of letting go our sight, from financial stability. Stability is foremost for us. Whether it is price stability, whether it is financial stability, that is foremost not only for us, I think for the country as a whole, it's very, very important. Because if you do not have price stability, there are consequences. Similarly, financial stability, one episode of financial instability. शिवसेना की तर्जुमान शाहिना NC ने RBI की जानिब से किए गए पॉलिसी ऐलानात का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क खुद मुख्तार भारत बनने की जानिब आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया मुहिम के मुस्बित असरात सामने आ रहे हैं. RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ये ऑनगोइंग टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे अनसर्टनिटीज हैं और जितना हम ये खींचें जियोपॉलिटिकल टेंशंस, उसमें सबको आपत्ति हो सकती है, खासतौर से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स को. भारत की विशेषता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का कंजम्पशन भी इंडियंस ही कर रहे हैं और भारत के पास इतने सारे प्रावधान है कि भविष्य में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अन्य शिवसेना UBT की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने लद्दाख के कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मजम्मत की. उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों को उम्मीद थी कि हुकूमत लद्दाख को जामा तरक्की की तरफ ले जाएगी, लेकिन उन्हें मायूसी हुई है. प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हुकूमत इस मामले से जिस तरह निपट रही है वो अफसोसनाक है. I think जिस तरीके से the repeated hounding of someone who was first applauded by the Bharatiya Janata Party, a person who was Sonam Wangchuk was one of those first vocal voices that welcomed the removal of Article 370 and was hoping that Narendra Modi ji would, take Ladakh towards progress and inclusive development. However, he stood disillusioned and he started to
do his silent protests, his Gandhian protests. For now to be told that he was in touch with Pakistan elements, he was in touch with other elements, and there was. गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज में आधार मरकज गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। इस अहम मुतालबे को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने देसाईगंज तहसील दफ्तर का दौरा किया और आधार सर्विस सेंटर को जल्द खोलने का मुतालबा किया। देसाईगंज के तहसीलदार को एक मेमोरेंडम दिया गया। मुंबई में डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया है। एक 75 साल शख्स को 70 लाख रुपए का धोखा दिया गया। धोखाबाजों ने दावा किया कि उनका नाम पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात में सामने आया है। गिरफ्तारी के खौफ से बुजुर्ग शख्स ने 70 लाख रुपए धोखेबाजों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। बाद में मुतासिरा बुजुर्ग शख्स की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने धोखेबाजों के तमाम व्हाट्सएप पैगामात, ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक की तफसीलात हासिल कर ली है। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र महाराष्ट्र में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए जा रहे हैं। खुशगवार माहौल में त्यौहार के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुंबई में भी पुलिस की जानिब से मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल के विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उसके अंदर हमारे जो विसर्जन के रूट्स है और विसर्जन की जगह है, वहाँ पर पूरी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। उसमें विसर्जन के रूट्स पे पूरा नो पार्किंग किया गया है और विसर्जन की जो जगह चौपाटीज और जितने खलतरीम तालाब हैं वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमराज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, प्लेट्स, लाइफ गार्ड्स, वो सब नियोजन किया गया है। उसके साथ साथ हमारे जो डिप्लॉयमेंट की बात है उसकी भी व्यापक तैयारी हमने की है। उसमें हमारे 7 एडिशनल कमिश्नर, 32 डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स, उसके साथ साथ 3000 से ज़्यादा पीआई और अन्य रैंक के अधिकारी और 16,000 से ज़्यादा पुलिसमैन उसके अंदर हम लोगों ने तैनात किए हैं। उसके साथ हमारा जो एसआरपी, एल&ओ रिजर्व, बीडीडीएस, क्यूआरटी, उनका डिप्लॉयमेंट भी हमने इसके अंदर प्लान किया है। हमारी 93 से ज़्यादा निर्भया की जो मोबाइल्स हैं वो भी पेट्रोलिंग के लिए लगाई गई है। 10,000 से ज़्यादा हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, उससे भी व्यवस्थित से निगरानी रखी जाएगी। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।